हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का मैथ फिजिक्स टीचर दीपक सर स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एमएटपी में। आज हम लोग 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से ही हमें मालूम चलता है कि ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यानी आवेश, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यानी आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ यानी स्थिर। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ यानी स्थिर, इसलिए इसका हिंदी में स्थिर विद्युत नाम रखा गया। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन कुछ इसी प्रकार है कि इसमें रुके हुए आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, भौतिकी है तो इसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार बनता है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। तो इसको नोट कर ले, डिफिनीशन इसका नोट कर ले। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाए स्थिर विद्युत कहलाता है। ठीक है, लिख ले इसके डिफिनीशन को। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाए स्थिर विद्युत कहलाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाए स्थिर विद्युत कहलाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाए स्थिर विद्युत कहलाता है। इसे हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। यदि आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो चैप्टर में डिवाइड किए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भाग में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे, यानी दो चैप्टर बनाकर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी दो चैप्टर में इसे डिवाइड किया है। ओके, तो पहला क्या है? पहला हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला चैप्टर का नाम हुआ हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा क्या है? तो दूसरा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ठीक है, हिंदी में इसे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के नाम से जानते हैं। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो चैप्टर में हम लोग डिवाइड किए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ओके, तो इसको दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा और ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर को इसको अभी मिटा देते हैं। ठीक है, तब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हिंदी में इसका नाम है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इंग्लिश में बोला जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यही टॉपिक बनता है विद्युत आवेश क्या है। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या है इसको समझने से पहले इसका हिस्ट्री हमको समझना पड़ेगा, यानी हिस्ट्री ऑफ चार्ज हमको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब हमको आवेश का डिफिनीशन समझ में आएगा। ओके, ऐसे डिफिनीशन दे देंगे वो भी याद करना पड़ जाएगा, लेकिन डिटेल में समझ में नहीं आएगा कि आवेश कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, ये क्या है। ठीक है, इसलिए इसका हिस्ट्री सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो टॉपिक बना ले हिस्ट्री ऑफ चार्ज। ओके, हिस्ट्री ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला टॉपिक हमारा बनता है हिस्ट्री ऑफ चार्ज।
हिंदी में क्या बोला जाएगा? आवेश का इतिहास। आवेश का इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ चार्ज यानी आवेश का इतिहास। तब हम आवेश के डिफिनीशन को अच्छा से समझ पाएंगे, इसको पढ़ लेंगे तब। तो आवेश के इतिहास कई वैज्ञानिकों के सिद्धांत से बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले थेल्स का योगदान होता है। सबसे पहले थेल्स का योगदान होता है। तो थेल्स ने आवेश के बारे में क्या कहा उसको हम लोग समझते हैं। तो थेल्स लगभग ये कहानी लगभग 600 ईसा पूर्व में बताया था, ठीक है। तो 600 ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के मृत्यु के 600 वर्ष पहले। ईसा मसीह के मृत्यु के 600 वर्ष पहले, ठीक है। ईसा मसीह एक व्यक्ति था ईसाई धर्म का, जिसका मृत्यु हो गया। वहां से 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हुआ और आज 2021 जो समय चल रहा है वो है, ठीक है। तो इसके मृत्यु से भी 600 वर्ष पहले का ये कहानी है, थेल्स ने बताया। तो क्या बताया थेल्स ने, इसको समझते हैं। तो थेल्स बता रहा है कि अगर किसी एम्बर पदार्थ को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ दिया जाता है, अगर किसी एम्बर पदार्थ को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ दिया जाता है यानी रब्ड कर दिया जाता है, ठीक है। एम्बर पदार्थ के किसी दूसरे वस्तु से रगड़ दिया जाता है तो एम्बर में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो एम्बर में क्या होता है कि छोटे छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे छोटे छोटे पत्ता का टुकड़ा हो गया, चिड़िया का पंख हो गया, कागज का टुकड़ा हो गया, इन सब को ये एम्बर क्या करता है, अपने ओर अट्रैक्शन करता है, यानी छोटे हल्के वस्तु को ये आकर्षित करने लगता है। तो थेल्स ने इतना ही बताया था, ठीक है। थेल्स ने अपने प्रयोग में यही पाया था। तो अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नोट कर लें, ठीक है। ये थेल्स कहाँ के थे? तो ये थेल्स जो थे ग्रीस देश के मिलटेस के निवासी थे, ओके। ये थेल्स कहाँ के थे? ग्रीस देश के मिलटेस के निवासी थे, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर ले कि ग्रीस देश के मिलटेस के निवासी थेल्स ने अपने प्रयोग में पाया कि अगर किसी एम्बर पदार्थ को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ दिया जाता है तो एम्बर में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षण करने का गुण आ जाता है, ठीक है। छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ग्रीस देश के मिलटेस के निवासी लगभग 600 ईसा पूर्व में पाया कि अगर किसी एम्बर पदार्थ के किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ दिया जाता है यानी रब्ड कर दिया जाता है तो एम्बर में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। बस इतना ही कहा, थेल्स ने इतना ही कहा, ठीक है। तो दूसरा बार एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या पाया अपने प्रयोग से? तो इन्होंने ये कब आते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, लगभग 1600 ईस्वी में ये आते हैं, ठीक है। लगभग 1600 ईस्वी में आते हैं। पहले कहानी साइंस का थोड़ा स्लो चलता था। देखो 2000 वर्ष बाद, लगभग 2000 वर्ष बाद डॉक्टर गिलबर्ट आते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर गिलबर्ट क्या बोलते हैं? डॉक्टर गिलबर्ट बोलते हैं कि एम्बर ऐसा पदार्थ नहीं है, एम्बर जैसा बहुत पदार्थ है, एम्बर जैसा बहुत पदार्थ है। अगर किसी भी दो वस्तु को आपस में रगड़ दिया जाता है तो उन दोनों में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उन दोनों में, दुनिया की कोनो दूगो वस्तु लो, हाँ, इसने बताया कि बहुत सारे पदार्थ है, अनंत पदार्थ है, ऐसे दुनिया के कोनो दूगो वस्तु ले लो और एक दूसरे से रगड़ दो तो उस दोनों में क्या होता है, छोटे हल्के वस्तु को आकर्षण करने का गुण आ जाता है, ठीक है। दुनिया के कोनो दूगो वस्तु ले लो, ठीक है, और एक दूसरे से रब्ड कर दो तो उस दोनों में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इसने क्या बताया डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने क्या बताया? ये बताया कि एम्बर ही ऐसा पदार्थ नहीं है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ है।
है, इसने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि एम्बर ही ऐसा पदार्थ नहीं है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जिसको आपस में रगड़ दिया जाए तो दोनों में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ा और इसने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया और दो चार इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब गिलबर्ट ने क्या बोलते हैं कि एम्बर ही ऐसा पदार्थ नहीं है, ऐसे बहुत पदार्थ हैं जिसको आपस में रगड़ दिया जाए तो छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का उनमें गुण आ जाता है। ठीक है, तो उनका एग्जाम्पल था, जैसे लिख लेते हैं, 1 नंबर में लिख लेते हैं, कांच के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर, कांच के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर, कांच के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर, 1 नंबर में लिख लें। ठीक है, और दूसरा लिखे, एवोनाइट के छड़ को रेशमी वस्त्र से रगड़ने पर, एवोनाइट को छड़ को रेशमी वस्त्र से रगड़ने पर। ठीक है, तीसरा लिखे, नायलन के छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर, नायलन के छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर, नायलन के छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर। ठीक है, चौथा लिखे एग्जाम्पल, सूखे बाल में कंघी को बार बार करने से, सूखे बाल में कंघी को बार बार करने से इन सभी में, और लास्ट में लिखे थोड़ा सा नीचे करके, इन सभी में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कांच के छड़ के बिल्ली को खाल से रगड़ने पर, नायलन के छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर, एवोनाइट के छड़ को रेशमी कपड़ा से रगड़ने पर, और सूखे बाल में कंघी को बार बार करने पर इन सभी में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इन सभी में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इन्होंने यह एग्जाम्पल दिया और बताया कि यही नहीं, अनंत ऐसे वस्तु है जिसको आपस में रगड़ दिया जाए तो उन सभी में छोटे हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो डॉक्टर गिलबर्ट साहब का कहानी यहीं पे खत्म होता है। तो इसके बाद तीसरा बार, यानी 3 नंबर में तीसरा बार कौन से साइंटिस्ट आते हैं? तो तीसरा बार हमारा थॉमस ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आते हैं। थॉमस ब्राउन लगभग ये 1650 ईस्वी में आते हैं। लगभग ये 1650 ईस्वी में आते हैं। लगभग ये 1650 ईस्वी में आते हैं। और ये क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं अपने प्रयोग से, इन्होंने अपने प्रयोग से बताया कि आकर्षण ही नहीं बल्कि विकर्षण गुण भी उत्पन्न होता है। अगर किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ दिया जाए, फिर दो अलग अलग वस्तु को आपस में रगड़ दिया जाए, तो कोई दो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो कोई दो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ओके, इन्होंने क्या बताया कि आकर्षण ही नहीं बल्कि विकर्षण गुण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कोई दो वस्तु को आपस में रगड़ दिया जाए, फिर दो अलग अलग वस्तु को आपस में रगड़ दिया जाए, तो कोई दो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो कोई दो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इस बात को नोट कर लें कि इनके अनुसार जब किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, और फिर दो अलग अलग वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, तो कोई दो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो कोई दो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि आकर्षण ही नहीं बल्कि विकर्षण गुण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कांच के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर, ये 1 नंबर हुआ। ठीक है, मिटा के ऊपर लिखते हैं 2 3। कांच के छड़ को बिल्ली के
खाल से रगड़ने पे। दूसरा दिख रहा है, यहाँ पे लिख देंगे, दूसरा दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख दें, ठीक है। दूसरा, नाइलन के छड़ को, ये सब कांच, एबोनाइट, एम्बर, नाइलन, ये सब क्या है? पदार्थ है, ठीक है। जैसे पदार्थ है, जैसे हम लोग प्लेटिनम नहीं देखे हैं, ठीक है, कुछ लोग देखे होंगे, ठीक है, गोल्ड देखे हैं, सिल्वर देखे हैं, ये सब क्या है? पदार्थ है। उसी प्रकार एम्बर भी एक पदार्थ है, नाइलन पदार्थ है, कांच पदार्थ है, बिल्ली का खाल समझते हैं आप लोग, ठीक है, सब पदार्थ है, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि ये सब क्या है, वो नाइट क्या है, एम्बर क्या है, तो सब क्या है? पदार्थ है। कुछ पदार्थ हम लोग देखे हैं, कुछ नहीं देखे हैं। दुनिया में पदार्थ की कमी थोड़ी है, बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है। तो नाइलन के छड़ को, नाइलन के छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर, ऊनी वस्त्र से, ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर, ओके। तो कोई दो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो कोई दो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। देखते हैं कौन दो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कौन दो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कांच का छड़, ओके। थोड़ा पतला बना लेते हैं नाइलन का छड़, नाइलन, ठीक है। ये रहा बिल्ली का खाल और ये रहा हमारा ऊनी वस्त्र, ठीक है। ये रहा हमारा ऊनी वस्त्र, ओके। तो कांच के छड़ और बिल्ली के खाल को, ये रहा ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, और ये रहा बिल्ली का खाल, ओके। तो कांच के छड़ और बिल्ली के खाल एक दूसरे को आकर्षित करते थे, ठीक है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते थे और ये भी एक दूसरे को आकर्षित करते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था? आकर्षण। इसमें क्या होता था? आकर्षण। और इसमें क्या होता था? इसमें भी होता था आकर्षण, ठीक है। अब इसको चेंज करके देखते हैं क्या होता है, आकर्षण होता है कि विकर्षण। यहां कांच का छड़ और यहां नाइलन के छड़ कर देते हैं। अब फिगर समझ में आ रहा है कौन कांच है कौन नाइलन है। तो इस दोनों में देखा गया तो इस दोनों में क्या हो गया? रिपल्सन। इस दोनों में क्या हुआ था? अट्रैक्शन। इस दोनों में क्या हुआ था? अट्रैक्शन। और इस दोनों में क्या हो गया? रिपल्सन यानी विकर्षण। क्या हो गया? विकर्षण हो गया, ठीक है। यानी दोनों पे सेम प्रॉपर्टी था इसलिए इसमें विकर्षण हो गया, ओके। और फिर क्या किया गया? फिर एक्सचेंज करते हैं, इसको इसके सामने रखते हैं। ये रहा हमारा कांच का छड़ और ये रहा हमारा ऊनी वस्त्र, ठीक है। इस दोनों में क्या हुआ होगा बताओ? इस दोनों में भी अट्रैक्शन हुआ होगा। हुआ? इस दोनों में भी अट्रैक्शन हुआ। इस पे जो प्रॉपर्टी था उसके विपरीत इस पे प्रॉपर्टी था। सेम जैसा ये प्रॉपर्टी रखा था वैसा ही ये भी प्रॉपर्टी रखा, ठीक है। तो इस दोनों में भी आकर्षण हुआ, आकर्षण, ठीक है। एक बार इसको इसको कर देते हैं। नाइलन का छड़ दिख रहा है, नाइलन का छड़ 1 नंबर 2 नंबर
3 नंबर, 4 नंबर, नायलन के छड़ को और बिल्ली के खाल को। ओके, तो इस दोनों में क्या हुआ? तो इस दोनों में भी आकर्षण ही हुआ, यानी अट्रैक्शन ही हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं 6 नंबर में, दिख रहा है? ठीक है, 6 नंबर में क्या करते हैं कि ऊनी वस्त्र और बिल्ली के खाल को रख देते हैं सामने। इस दोनों में क्या हुआ? तो इस दोनों में विकर्षण हुआ। ठीक है, तो ये देखा गया कि अगर एक जैसा प्रॉपर्टी है तो विकर्षण हो रहा है, और अलग अलग प्रॉपर्टी है, डिफरेंस प्रॉपर्टी है दोनों वस्तु पे, तो आकर्षण हो रहा है। ठीक है, इतना पाया गया, लेकिन क्या है अंदर इसके कहानी मालूम नहीं चला उस समय। ठीक है, आकर्षण विकर्षण केवल बताया गया। ठीक है, यानी हम लोग का थॉमस ब्राउन जो साइंटिस्ट थे यही बताए कि दो वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं, फिर दो वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं, तो कोई दो दो क्या है, हजारों वस्तु को रगड़ दो आप। ठीक है, अब कोई दो को लाओ तो आकर्षण हो रहा है, कोई दो को लाओ तो विकर्षण हो रहा है। प्रॉपर्टी दो ही दिखा, आकर्षण और विकर्षण। ठीक है, पहले तो आकर्षण ही खाली मालूम चला था हम लोगों को, अभी एक और नया वर्ड विकर्षण मालूम चला। ठीक है, यानी विकर्षण भी होता है किसी दो वस्तु में। ठीक है, तो थॉमस ब्राउन हमारे बताए कि दो वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं और फिर दो अलग वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं, तो कोई दो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो कोई दो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से आकर्षण और विकर्षण गुण उत्पन्न होता है। तो इस फिगर को नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं, नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ बातें बताई, जिसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो थॉमस ब्राउन ने इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए बताया कि किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं और फिर किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, तो कोई दो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो कोई दो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इस आकर्षण और विकर्षण गुण को हम लोग फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी घर्षण विद्युत कहते हैं। तो नोट कर ले, रोमार के नोट कर ले कि इनके अनुसार जो आकर्षण और विकर्षण गुण उत्पन्न होता है, इनके अनुसार जो आकर्षण और विकर्षण गुण उत्पन्न होता है उसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यानी घर्षण विद्युत, घर्षण के द्वारा उत्पन्न हुआ, इसलिए थॉमस ब्राउन ने घर्षण विद्युत बोल दिया इसे। ठीक है, तो इनके अनुसार किसी वस्तु में आकर्षण या विकर्षण गुण उत्पन्न होता है, इनके अनुसार किसी दो वस्तु में आकर्षण या विकर्षण गुण जो उत्पन्न होता है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं, उसे घर्षण विद्युत कहते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और उस वस्तु को इलेक्ट्रिफाइड बोलते हैं, कि वो वस्तु क्या हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया। ठीक है, उस वस्तु को कहते हैं कि इलेक्ट्रिफाइड हो गया, इलेक्ट्रिफाइड, और वो वस्तु क्या हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे लाइट कटा हुआ था। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, फिर दो अलग अलग वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, तो कोई दो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, तो कोई दो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। ओके, तो इनके अनुसार किसी दो वस्तु में जो आकर्षण और विकर्षण गुण उत्पन्न होता है उसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये बात बोल दिए थे। और उस वस्तु को कहते हैं कि वस्तु इलेक्ट्रिफाइड है। ठीक है, उस वस्तु को इलेक्ट्रिफाइड कहते हैं, यानी विद्युत मन्य। ठीक है, कहते हैं कि वो वस्तु क्या हो गया, विद्युमन्य हो गया। ओके,
विद्युतमन्य हो गया, विद्युतमन्य भी बोल सकते हैं, विद्युतमन्य भी बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं, ठीक है। उस गुण को बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी और वस्तु को इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें और नोट कर ले कि और जिस बल से आकर्षण या विकर्षण होता है, और जिस बल से आकर्षण या विकर्षण होता है, और जिस बल से आकर्षण या विकर्षण होता है, इसके बाद में विद्युतमन्य कहते हैं, ठीक है। और जिस बल से आकर्षण या विकर्षण होता है उस बल को विद्युतीय बल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। उस बल को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, यानी विद्युतीय बल, विद्युतीय बल। जिस बल से आकर्षण और विकर्षण होता है उस बल को विद्युतीय बल कहते हैं। जिस बल से आकर्षण या विकर्षण होता है उस बल को विद्युतीय बल कहते हैं, ओके। तो थॉमस ब्राउन ने यही बताया था, ठीक है, उनका कहानी यही था, ठीक है। उसने क्या बताया था, किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं और फिर किसी दो अलग अलग वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद, ठीक है, कोई दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो कोई दो वस्तु एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। वह जिस गुण से आकर्षण या विकर्षण करते हैं उसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ओके। उस गुण को फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और उस वस्तु को इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, और उस वस्तु को इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, ठीक है। और जिस बल से आकर्षण और विकर्षण होता है, और जिस बल से आकर्षण और विकर्षण होता है उसे विद्युतीय बल कहते हैं, उस बल को विद्युतीय बल कहते हैं। तो इनका कहानी यहीं तक रहा थॉमस ब्राउन का। इसके बाद हमारे प्यारे से साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, जिसने आवेश का खोज किया और आवेश से ही इनकी मृत्यु हो गई, ओके। कैसे हो गई बता देंगे। तो 4 नंबर में बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये लगभग 1750 ईस्वी में आते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन लगभग 1750 ईस्वी में आकर आवेश का डिफिनीशन देते हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्या बोलते हैं आवेश के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने थॉमस ब्राउन के प्रयोग को देखते हुए यह बताया कि इन्होंने थॉमस ब्राउन वही प्रयोग किया जो थॉमस ब्राउन ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने थॉमस ब्राउन के प्रयोग को देखते हुए यह बताया कि किसी दो वस्तु में जो आकर्षण या विकर्षण गुण उत्पन्न होता है, किसी दो वस्तु में जो आकर्षण या विकर्षण गुण उत्पन्न होता है, किन्हीं दो वस्तु में जो आकर्षण या विकर्षण गुण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं, ठीक है। उसने बोला था कि जो आकर्षण और विकर्षण गुण उत्पन्न होता है उसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और इन्होंने कहा ना फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। तो इन्होंने थॉमस ब्राउन के एक्सपेरिमेंट को देखते हुए यह बताया कि किसी दो वस्तु में जो आकर्षण या विकर्षण गुण उत्पन्न होता है उसे चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, हिंदी में आवेश कहते हैं। और उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते हैं, चार्ज बॉडी, और उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज बॉडी, आवेशित वस्तु, ठीक है, आवेशित वस्तु। यहां पे ध्यान दें, उन्होंने बताया था कि उस वस्तु को इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, कि वस्तु विद्युन्मन्य हो गया, विद्युन्मन्य हो गया। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, विद्युन्मन्य नहीं, उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहेंगे, ठीक है। उस गुण को आवेश कहेंगे और वस्तु को आवेशित वस्तु कहेंगे, ठीक है। इनके अनुसार उन दो वस्तु में जो आकर्षण और विकर्षण गुण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं, और उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते हैं, ओके। उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते हैं, ठीक है।
और साथ में इन्होंने यह भी बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और साथ में इन्होंने यह भी बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं धन आवेश, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज। दूसरा निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, और आवेश का खोज इन्होंने ही किया और बताया कि दो प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज तथा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तथा निगेटिव चार्ज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश को एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, धन आवेश को जब भी लिखेंगे प्लस से लिखेंगे, और ऋण आवेश को जब भी लिखेंगे माइनस से लिखेंगे। इस नोटेशन को याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कांच के छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर कांच का छड़ ऋणावेशित तथा ऊनी वस्त्र धनावेशित हो जाता है। ठीक है, यानी कांच के छड़ को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ देते हैं तो कांच का छड़ ऋणावेशित तथा ऊनी वस्त्र धनावेशित हो जाता है। ओके, किसी भी दो वस्तु को रगड़ते हैं आपस में तो एक धनावेशित होता है और दूसरा ऋणावेशित होता है। ये क्यों होता है जरा समझते हैं इसको। मान लो कि ये कांच का छड़ है हमारा और ये ऊनी वस्त्र है। ठीक है, तो जब दोनों को आपस में रब्ड कर देंगे, इस दोनों को आपस में रब्ड कर देंगे, रगड़ देंगे, तो क्या होगा कि कांच का छड़ क्या करेगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे प्लस चार्ज। ठीक है, याद रखना इस बात को, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आया है तो वहां प्लस चार्ज, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है, जाकर चिपकता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वहां माइनस चार्ज हो जाता है। तो कांच का छड़ इस तरह हमारा निगेटिव चार्ज हो जाता है, इसमें निगेटिव चार्ज हो जाता है, और बिल्ली के खाल ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह कांच का छड़ ऋणावेशित और बिल्ली का खाल धनावेशित हो जाता है। ये क्यों होता है इसको जरा समझते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, बीच में नाभिक होता है और ये इसका सेल होता है। ओके, KLM इस टाइप से सेल होता है, N आगे तक होता है, और एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। अगर एटम उदासीन होता है तो कोई भी वस्तु एटम के मिलने से ही बना है, एटम के मिलने से ही बना है। ठीक है, तो अगर मान लो एटम के मिलने से बना है तो पूरा वस्तु उदासीन हुआ, क्योंकि एटम उदासीन है और एटम के मिलने से ही वस्तु बना है तो वस्तु उदासीन हुआ। ठीक है, अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं किसी एटम से तो क्या होगा, इस पे चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना चार्ज आ जाएगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में से इस वस्तु में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जब भी कमी होगा तो उसका प्रोटॉन वाला चार्ज यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो माइनस तो निकल कर यहाँ चला गया, और ये वस्तु उदासीन था तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के आया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो यहाँ पे माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटॉन वाला प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये कहीं अलग से चार्ज नहीं आता है, वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। जो यहाँ पे माइनस दिखाता है और यहाँ से कम होता है तो प्रोटॉन वाला चार्ज दिखता है, यानी इस पे प्लस चार्ज दिखता है हमको। ओके, तो ये बात समझ में आया कि कोई वस्तु उदासीन होता है, यदि उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां प्लस चार्ज, यदि उस पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पे माइनस चार्ज हो जाता है। और ये भी बात साथ में समझ ले कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों लिया और ये इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ दिया, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ क्यों दिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन को इसके इलेक्ट्रॉन को ले क्यों लिया। ठीक है, तो जब दो वस्तु को आपस में रब्ट करते हैं ना, तो जो सॉफ्ट पड़ता है, जो मुलायम पड़ता है, जो हार्ड पड़ता है, जो हार्ड पड़ता है वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है। ठीक है, और जो सॉफ्ट पड़ता है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो यहाँ कौन हार्ड होगा कौन सॉफ्ट होगा सोचो। ठीक है, तो उन्नी वस्त्र थोड़ा सॉफ्ट होगा कांच के छड़ से। ठीक है, तो कांच के छड़ पे उन्नी वस्त्र से इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाएंगे, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन आकर चिपक जाएंगे, तो इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीका से दो वस्तु को आपस में रब्ट करते हैं तो एक धनावेशित हो जाता है और दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग धन आवेश और ऋण आवेश किसी वस्तु पे कैसे आता है समझ गए होंगे। ओके, ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का दो प्रकार बताया और दोनों प्रकार को हम एग्जाम्पल से समझाए। ठीक है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और बात बताया यहाँ पे कि समान आवेश में विकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग नीचे नोट कर लें कि इनके अनुसार समान आवेश में विकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। इनके अनुसार समान आवेश में विकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। तो ये कैसे मालूम चला? तो एक्सपेरिमेंट करते समय इन्होंने किसी दो को एक साथ लिए तो देख रहे थे कि आकर्षण हो रहा है और किसी दो में विकर्षण हो रहा है। ठीक है, दो वस्तु को आपस में रब्ट किए, फिर दो अलग वस्तु को आपस में रब्ट किए, ऐसे बहुत पदार्थ को लिए और रब्ट कर करके देखे तो किसी दो में आकर्षण हो रहा था, किसी दो में विकर्षण हो रहा था। ठीक है, और उसको मालूम चल गया कि एक पे प्लस चार्ज है दूसरा पे माइनस चार्ज है। ठीक है, तो एक पे प्लस चार्ज होगा दूसरा पे माइनस चार्ज है, तो प्लस प्लस वाले क्या कर रहे थे? तो प्लस प्लस वाले एक दूसरे को विकर्षित कर रहे थे और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर रहे थे? तो आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, यहां विकर्षण हो रहा है, ओके, विकर्षण, और यहां पे आकर्षण होता है। ठीक है, तो समान आवेश में विकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा? माइनस माइनस में विकर्षण होगा। इस बात को नोट कर ले, इसको भी नोट कर ले। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया कि समान आवेश में विकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लें। ओके, तो यही हमारा आवेश का इतिहास था। ठीक है, यही हमारा आवेश का इतिहास है। लास्ट में लिख ले, यही आवेश का इतिहास है। यही आवेश का इतिहास है। यही आवेश का इतिहास है। आवेश का इतिहास यही है। आवेश का डिफिनीशन समझ में आया होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के डिफिनीशन से थोड़ा। ठीक है, आवेश क्या होता है? तो किसी वस्तु का वह गुण होता है, ठीक है, जिससे वो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण और विकर्षण गुण को ही आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो टॉपिक बना ले, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक बना ले, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसका डेफिनेशन लिख लें, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डेफिनेशन क्या है लिखे? किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण
जो विद्युतीय बल के कारण किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण जो विद्युतीय बल के कारण किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण जो विद्युतीय बल के कारण किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। और साथ ही साथ विद्युतीय और चुंबकीय घटना को भी दर्शाता है, और साथ ही साथ विद्युतीय और चुंबकीय घटना को भी दर्शाता है, और साथ ही साथ विद्युतीय और चुंबकीय घटना को भी दर्शाता है। ठीक है, आवेश क्या करता है? विद्युतीय और चुंबकीय घटना को भी दर्शाता है। ठीक है, तो विद्युतीय घटना क्या है, चुंबकीय घटना क्या है, ये हम लोग आगे समझेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है। इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पे चला गया तो वस्तु आवेशित हो गया, उसके पास आवेश हो गया, यानी सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है। इसीलिए ना इलेक्ट्रॉन को हम यानी इलेक्ट्रॉन बताए, और इलेक्ट्रॉन यानी आवेश बता दिया आपको, और स्टैटिक्स यानी रुका हुआ, यानी रुके हुए आवेश के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा कर जाए। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।